integrate it, add wins to your career. हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुमित। वेलकम टू आवर चैनल इंटीग्रेटेड। तो अभी तक अपन ने थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स में क्या क्या पढ़ा है वो अपन आज देखते हैं। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था इनडिटर्मिनेंसी, उसके बाद में पढ़ा था स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, उसके बाद में मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, फिर आईएलडी, और आज हम पढ़ रहे हैं ट्रस एनालिसिस। तो इस ट्रस एनालिसिस में एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आज अपन डिस्कस करेंगे। तो ट्रस एनालिसिस में अगर बात करूँ तो ट्रस होता कैसा है आप सबको पता है। ये जैसे मैंने आपको बताया, ये क्या है, मेरे पास एक ट्रस है, ये भी क्या एक ट्रस है। तो ट्रस में आपको पता होगा कि जितने भी इसमें ट्रस में मेंबर होते हैं वो आपस में कैसे कनेक्टेड होते हैं, पिन से कनेक्टेड होते हैं। तो देखो ये जो मेरे पास ट्रस दिख रहा है, जितने भी मेंबर्स यहाँ दिख रहे हैं वो आपस में कैसे कनेक्टेड है, पिन से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे मैंने पिन ऐसे नहीं बनाया, तो ये मान के चलना कि ऐसा पिन बना हुआ है। तो एग्जाम में ऐसा गोला बना हुआ भी आपको मिल सकता है और नहीं भी मिल सकता है, तो आपको उसको पिन ही मानना है। क्लियर है। अब दूसरी चीज़ आती है अपने पास कि सारे मेंबर इससे कनेक्टेड होते हैं। तो अब जब मैं इस किसी भी ट्रस को एनालिसिस करता हूँ तो मैं कुछ अजम्पशंस मान के चलता हूँ। तो वो मेरे पास जो अजम्पशंस है वो कौन कौन से हैं, ये 4 अजम्पशंस मुझे यहाँ पे गिवन है। तो अजम्पशंस नंबर फर्स्ट, मेंबर आर जॉइंटेड टुगेदर बाय द स्मूथ पिन्स, यानी कि जितने भी मेंबर्स यहाँ कनेक्टेड है वो किससे कनेक्टेड है, स्मूथ पिन से कनेक्टेड है। ये एसएससी में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। सेकेंड अजम्पशन है मेरे पास, ऑल द एक्सटर्नल लोड्स अप्लाइड एट द जॉइंट ओनली, जितने भी मेरे पास लोडिंग गिवन होगी इसमें, जैसे डी पे लोडिंग गिवन है और दूसरे मेरे पास वाई पे लोडिंग गिवन है, फिर एल पे लोडिंग गिवन है, यानी कि जितने भी मेरे पास इसमें एक्सटर्नल लोडिंग गिवन है वो कहाँ दिख रही है, इसमें सिर्फ जॉइंट पे दिख रही है। थर्ड क्या बोलता है, ट्रस मेंबर टेक्स ओनली द एक्सियल लोड, यानी कि ये जो ट्रस के मेंबर्स है ना ये सिर्फ क्या कैरी करते हैं, सिर्फ एक्सियल लोड को कैरी करते हैं। फोर्थ नंबर क्या आता है कि ये जो मेरे पास ट्रस के मेंबर है इनका सेल्फ वेट अपन क्या मान के चलते हैं, इग्नोर मान के चलते हैं। क्या, यानी कि ये बहुत ही लाइट है, इनका सेल्फ वेट क्या मान के चलूंगा मैं, इग्नोर करूंगा, यानी कि 0 मान के चलता हूँ। तो ये जो अपने पास 4 चीज़ें लिखी हुई है, यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। उसके बाद में अपन बात करेंगे कि अगर मुझे एग्जाम में कोई ट्रस का क्वेश्चन गिवन है और उसको एनालिसिस करना है या किसी पर्टिकुलर मेंबर में मुझे फोर्स की वैल्यू निकालनी है तो मैं किस तरीके से निकालूंगा। उससे पहले अपन दो छोटे केसेस या 2 ट्रिक देख लेते हैं। वो ट्रिक क्या है अपने पास, पहला अपन ये लिखा है, इफ़ ओनली 2 नॉन कोलिनियर मेंबर। अब नॉन कोलिनियर मेंबर क्या होते हैं, कोलिनियर का मतलब हुआ कि जैसे मान लो ये पहला मेंबर है और ये दूसरा मेंबर है, दोनों मेंबर अगर एक ही लाइन में गिवन है तो वो होते हैं कोलिनियर। मैंने यहाँ बोला है नॉन कोलिनियर मेंबर, इसका मतलब हुआ कि 2 मेंबर तो कनेक्टेड है बट वो एक लाइन में नहीं है। क्लियर है। तो जब 2 नॉन कोलिनियर मेंबर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में मिलते हैं और उस पर्टिकुलर जॉइंट पे कोई एक्सटर्नल लोडिंग नहीं है, लिखा ना मैंने यहाँ पे, एंड नो एक्सटर्नल लोड्स इज एक्टिंग ऑन दैट जॉइंट, देन दीज 2 मेंबर्स आर बेसिकली 0 फोर्स मेंबर। तो इन दोनों मेंबर में क्या होगा, 0 फोर्स आएगा। इस ट्रस में देखते हैं तो ये जॉइंट आप देखो, अब जॉइंट से मेरे पास 2 मेंबर कनेक्टेड है, क्या ये दोनों मेंबर नॉन कोलिनियर है, बिल्कुल है, दिख रहा है ना मुझे। अब इन दोनों में ये जहाँ जिस जॉइंट पे मिल रहे हैं तो उस पर्टिकुलर जॉइंट पे क्या एक्सटर्नल लोडिंग गिवन है, नहीं गिवन है ना। तो इन दोनों मेंबर में अकॉर्डिंग टू दिस केस क्या होगा, फोर्स की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, केस नंबर फर्स्ट हो गया। केस नंबर 2 की मैं बात करता हूँ तो 2 वाले केस में देखो उसने क्या बोला है, इफ द 3 मेंबर्स मीटिंग एट द जॉइंट, जैसे मैंने मान लिया कि 3 मेंबर है किसी पर्टिकुलर जॉइंट पे आपस में मिल रहे हैं, तो उसमें से मैंने बताया कि उन 3 में से 2 मेंबर जो होंगे वो क्या होंगे, कोलिनियर होने चाहिए। जैसे ये 2 मेंबर है, पहला ये और दूसरा ये, तो दोनों कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन में गिवन है। तीसरा मेंबर कहीं भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है, इंक्लाइन भी हो सकता है, उससे अपने कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट उसने ये बोला आगे कि उस पर्टिकुलर जॉइंट पे नो एक्सटर्नल लोडिंग्स गिवन, यानी कि इसमें भी सेम कंडीशन, उस जॉइंट पे कोई एक्सटर्नल लोडिंग गिवन नहीं होनी चाहिए। तो इसके हिसाब से क्या कहता है कि ये कहता है कि जो तीसरा वाला मेंबर होगा उसमें फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। कैसे, इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में देखो जॉइंट बी आपको दिख रहा होगा, इस बी जॉइंट पे ए बी और बी सी दोनों कोलिनियर है और एक मेंबर इसमें वर्टिकली कनेक्टेड है, यानी कि एक पर्टिकुलर जॉइंट पे 3 मेंबर कनेक्टेड है जिसमें से 2 क्या है, कोलिनियर है। और क्या बी जॉइंट पे कोई एक्सटर्नल लोडिंग लग रही है, नहीं लग रही है। तो जो थर्ड वाला मेंबर होगा उसमें फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। क्लियर है, समझ में आया। और कोई देखो ऐसा कुछ बन रहा है क्या, यहाँ पे देखो
आई जॉइंट आपको दिख रहा होगा ये वाला, इस आई जॉइंट पे 3 मेंबर कनेक्टेड है, वाई आई और आई एच दोनों कोलिनियर मेंबर है। तीसरा वाला जो मेंबर है वो उसी जॉइंट पे कनेक्टेड है, बट इस पर्टिकुलर जॉइंट पे कोई भी एक्सटर्नल लोडिंग गिवन नहीं है। तो क्या मैं इसको भी 0 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्लियर है ना? तो इन दोनों मेंबर में फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। अब मैं बात करता हूँ जैसे डी पॉइंट है, तो डी में देखो 3 मेंबर कनेक्टेड है, 2 कोलिनियर है, तीसरा वाला कोलिनियर नहीं है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है यहाँ तक। आगे मैं बात करता हूँ क्या इस पे एक्सटर्नल लोडिंग गिवन है? बिल्कुल गिवन है। तो इस मेंबर में फोर्स की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 2 केसेस को अपने को कैसे सॉल्व करना है। तो जब भी आपको कोई न्यूमेरिकल गिवन है तो सबसे पहले क्या करोगे? आप इन दोनों केसेस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे। क्या आपको क्वेश्चन में ऐसा कुछ मिल रहा है क्या? अगर ऐसा मिल रहा है तो आंसर क्या आएगा? 0। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर मान लो कि ये दोनों केसेस नहीं बन रहे हैं तो अपन कुछ मेथड्स यूज़ करते हैं। तो वो मेथड्स क्या है वो अपन आगे देखते हैं, उससे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मुझे यहाँ पे क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक ट्रस गिवन है। इस ट्रस में मुझे ये बोला है कि बी और सी जो आपके पास सपोर्ट है वो पिन सपोर्ट है, और ई और डी पे आपके पास कुछ लोडिंग गिवन है। आपको ये बोला गया है कि आपको एफ ए ई निकालना है। क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। कौन से मेंबर में निकालना है? ए ई मेंबर में निकालना है। अब देखो ए मेंबर कौन सा है? ये मेरे पास ए ई मेंबर है। इसमें मुझे फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मैं फोर्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूँगा? तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ? इन दोनों केसेस को देख रहा हूँ। तो क्या इन दोनों केसेस में से कोई केस बन रहा है क्या? वहाँ पे जॉइंट उठाओ, कौन सा वाला? ए वाला। तो ए जॉइंट पे देखो कुछ कंडीशन ऐसी बन रही है क्या? क्या वहाँ पे 2 नॉन कोलिनियर मेंबर है क्या? बिल्कुल है। ए ई और ए बी ये कौन सा है? नॉन कोलिनियर मेंबर है। तो इन दोनों मेंबर जब नॉन कोलिनियर है और उस पर्टिकुलर जॉइंट पे कोई एक्सटर्नल लोडिंग गिवन नहीं है, केस नंबर फर्स्ट, तो उन दोनों मेंबर में फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? इसमें भी 0 होगा और इसमें भी 0 होगा फोर्स। तो इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आया? तो सिंपल क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में पूछ सकते हैं। तो अभी अपन ये वाला क्वेश्चन, इसके बाद में इसी टाइप के क्वेश्चन और कौन से मेथड से सॉल्व करना है वो दोनों मेथड भी अपन आज देखेंगे। तो मैं इसको रफ करता हूँ। इसके बाद देखो आपको सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है। मैं क्वेश्चन का स्टेटमेंट आपको नहीं लिखवा रहा, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ वो क्वेश्चन आप समझ जाना कि आपको स्टेटमेंट में कैसा लिखा हुआ मिलेगा। मैं सिर्फ इसका डायग्राम बना रहा हूँ। तो देखो आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कुछ ऐसा है। ये मैंने बनाया है क्वेश्चन नंबर 2 में 2 सपोर्ट दिए हुए हैं, एक तो पिन है और एक रोलर है। एक मेरे पास यहाँ पर इंक्लाइंड मेंबर गिवन है, यहाँ पे जो लोडिंग गिवन है वो है W, एंगल गिवन है 45 डिग्री का। ठीक है, ये A पॉइंट हो गया, ये मेरे पास B पॉइंट है, ये C पॉइंट हो गया और ये D पॉइंट हो गया। और कुछ गिवन है क्या इसमें? डिस्टेंस गिवन है, ये भी है आपके पास 2 मीटर और ये भी है आपके पास 2 मीटर। क्लियर है? आपको इसमें पूछा क्या है? इसने पूछा है कि आप ए बी मेंबर में फोर्स की वैल्यू बताओ। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लोडिंग का तो समझ में आता था, अब इंक्लाइन लोडिंग मुझे यहाँ गिवन है तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूँ? चलो उसको सॉल्व करने से पहले अपन एक चीज़ देखते हैं कि क्या इन दोनों में से कोई केस यहाँ पे बन रहा है क्या? चेक करते हैं। कौन से मेंबर में निकाल रहा है वो वाला जॉइंट पकड़ना। कौन से मेंबर में निकालना है मुझे? ए बी मेंबर में निकालना है। ठीक है, ए यहाँ रहा और बी रहा। ओके, मैंने ये देखा, इसको मैं ब्लू से मार्क कर देता हूँ ताकि आपको इजीली दिखे। ये ए बी मेंबर है, मुझे इसमें फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो ए वाला जो मेंबर है इससे कितने मेंबर कनेक्टेड है? 2 मेंबर कनेक्टेड है, बट क्या दोनों अननोन है क्या? यहाँ देखते हैं, इसमें भी मुझे फोर्स की वैल्यू पता नहीं है और इसमें भी मुझे फोर्स की वैल्यू पता नहीं है। तो दोनों मेंबर जो है वो कोलिनियर तो है, बट यहाँ पे सपोर्ट गिवन है ना, तो सपोर्ट की वजह से क्या मिलेगा मुझे? 2 रिएक्शन आएगी, एक रिएक्शन इस डायरेक्शन में और एक रिएक्शन इस डायरेक्शन में। तो मैं इसको लिख दूंगा RA और यहाँ लिख दूंगा HA। तो अब देखो कि इस पर्टिकुलर जॉइंट पे कितने फोर्सेस आ रहे हैं। 2 तो मेंबर के फोर्सेस हो गए और 2 मेरे पास रिएक्शन वाले फोर्सेस हो गए।
तो मैंने कहा था एक पर्टिकुलर जॉइंट पे 2 मेंबर कनेक्टेड होने चाहिए। 2 मेंबर कनेक्टेड होने का मतलब क्या हुआ कि उसमें 2 अननोन मेंबर यानी कि 2 अननोन फोर्सेस की वैल्यू मुझे पता करनी है। जैसे ये था ना कि ये इस वाले जॉइंट पे 2 मेंबर कनेक्टेड थे, तो इनमें फोर्सेस की वैल्यू, तो इनमें मेंबर में फोर्स आएगा, तो जैसे मेरे पास इन दोनों मेंबर में कोई ना कोई फोर्स आएगा, तो ये दोनों भी अननोन है और ये दोनों भी मेरे पास अननोन है। तो इस पर्टिकुलर जॉइंट पे कितने मेंबर कनेक्टेड है? 4, और चारों अननोन है। बट ये केसेस तो 2 और 3 तक ही आता है। तो मैं यहाँ देखता हूँ, तो अपन रिएक्शन की वैल्यू तो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो किसी भी ट्रस्ट में आप रिएक्शन की वैल्यू तो निकाल सकते हो, तो यहाँ आपको डरना नहीं है। तो रिएक्शन की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो। जब आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपको HA और RA की वैल्यू पता चल जाएगी। तो फिर मैं कह सकता हूँ कि हाँ, अब इस पर्टिकुलर जॉइंट पे 2 मेंबर कनेक्टेड है। क्लियर है? तो उन दोनों मेंबर में मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ। बट मुझे RA और HA की वैल्यू 0 मिलती है, तो अगर इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू आई तो वो भी तो एक फोर्स काउंट होगा ना, अगर मुझे वैसा केस बनाना है तो वो बात की बात है। अपन सिंपल पहले इस पर्टिकुलर जॉइंट को पकड़ते हैं और मुझे ये रिएक्शन कैलकुलेट करता हूँ। तो रिएक्शन निकालो। रिएक्शन निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, किसी भी एक पॉइंट के अबाउट मोमेंट को 0 कर देते हैं। तो मेरे पास दूसरा सपोर्ट कौन सा है? D पॉइंट है, तो D के अबाउट मैंने मोमेंट को 0 किया। तो देखो D के लेफ्ट साइड में कितने फोर्स दिख रहे हैं? 1, 2 और तीसरा 3 दिख रहे हैं ना। तो तीनों का मोमेंट किसके अबाउट? D पॉइंट के अबाउट 0 कर दो। क्लियर है? तो क्या बन जाएगा मेरे पास यहाँ से? ये बन जाएगा RA इंटू 2, वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। दूसरा HA जो है वो इसी पॉइंट से पास हो रहा है ना। आपने सॉम में पढ़ा होगा कि जब कोई फोर्स किसी पर्टिकुलर उसी जॉइंट से पास हो रहा है जिस पॉइंट के अबाउट मुझे मोमेंट निकालना है, तो उन दोनों के बीच में कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे मिलती नहीं है। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है? मोमेंट होता है। तो फोर्स तो मेरे पास ये रहा और इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हुई? 0 हुई। तो मैं HA इंटू 0 लिख सकता हूँ। आप चाहो तो लिख दो या मत लिखो, एक ही बात है, क्योंकि ये तो 0 हो रहा है वैसे भी। तीसरा फोर्स कौन सा बचा? W बचा है। अब W देखो, W जो पास हो रहा है उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी है, तो 45 डिग्री पे आ रहा है क्या यहाँ पे? ये 45 डिग्री पे कब आएगा? जब ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। क्या ये होगा क्या 45 डिग्री? ये देखो बेस और ये इसकी हाइट, एंगल कितना होगा? 45 डिग्री। tan 45 आप निकाल सकते हो, 1 आएगा ना। जब मैं इसको tan थीटा जब मैं निकालूंगा, क्या बन जाएगा यहाँ पे? 2/2 1 बन जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 45 डिग्री, यानी कि एंगल भी यही है 45 डिग्री, यानी कि ये डायगोनली पास होगा इससे। मान लो कि यहाँ कुछ अलग अलग एंगल गिवन होता तो अपन कुछ अलग करते हैं। तो ये इससे पास हो रहा है, ये इससे पास हो रहा है, यानी कि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हुई? 0 हुई। अब कोई कहता है कि मेरे को तो ऐसे समझ में नहीं आया ये 45 डिग्री कैसे बनाया, मेरे को तो इससे सिंपल मेथड बताओ। चलो उसके लिए देखते हैं। तो आपकी ये जो लोडिंग इंक्लाइंड गिवन है, आप उसको क्या करोगे? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट बना दो इसके। बनाते हैं अभी। देखो ये मेरा बन जाएगा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या बनेगा? W साइन 45 डिग्री। और बेस वाला क्या बनता है? कोस बनता है, तो W cos 45 डिग्री। अब क्लियर है ना? अब आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स मिल रहा है, इनका मूवमेंट बना दो। तो ये मेरे पास नीचे लग रहा है, वर्टिकल डिस्टेंस ये हो गई, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने की कोशिश करेगा। तो क्या बनेगा यहाँ पे? W साइन 45 इंटू 2। क्लियर है यहाँ तक? ये वाला फोर्स मुझे जाना इस पॉइंट पे, तो क्लॉकवाइज रोटेट होने की कोशिश करेगा। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जाएगा क्लॉकवाइज प्लस, तो W cos 45 इंटू 2 इक्वल टू 0 कर दूँ। सारे फोर्सेस आ गए। क्लियर है? अब यहाँ देखना आप, साइन 45 और cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? सेम होती है। W यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है 2, ये माइनस में ये प्लस में, तो मैं इनको डायरेक्ट काट दूँ। क्लियर है? तो यहाँ मुझे RA की वैल्यू कितनी मिली? 0 मिली ना। RA की वैल्यू कितनी मिली? 0 मिली, यानी कि मुझे एक रिएक्शन की वैल्यू यहाँ से मिल चुकी है। क्लियर है? तो मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल रिएक्शन की वैल्यू निकाल सकता हूँ। अभी निकाल देते हैं। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे आप? समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0 कर दो।
क्योंकि मोमेंट तो आप किसी पॉइंट के अब ले नहीं सकते हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेज इक्वल टू 0 कर देता हूँ। वर्टिकल नहीं, इसको हॉरिजॉन्टल करना पड़ेगा क्योंकि एच जो है वो एक्स डायरेक्शन में है। एच कहाँ पे है? एक्स डायरेक्शन पे, ध्यान रखना। तो एच मेरे पास एक्स डायरेक्शन में, देखो एक्स डायरेक्शन में मुझे फोर्स कितने मिल रहे हैं। क्या इस पर कोई फोर्स आएगा? बिल्कुल आएगा। कौन से डायरेक्शन में आएगा? वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा। हॉरिजॉन्टली तो ये मूव कर सकता है ना, तो वर्टिकल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स आएगा? तो यहाँ आपको आर से डिनोट कर दो और लिख दो इसको आर डी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं आएगा, ठीक है। एच ए मुझे यहाँ गिवन है, और कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स गिवन है क्या इसमें? ये वाला गिवन है, तो इस डायरेक्शन में ये दोनों वैल्यू हो गई। क्लियर है? तो इन दोनों को मैं लिख लेता हूँ। तो क्या बनेगा यहाँ से, देखो इसको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ से। क्या बना मेरे पास? एक्स डायरेक्शन में मैंने 0 किया, तो यहाँ से बनेगा मेरे पास एच ए एक्स डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरा भी जा रहा है मेरे पास W cos 45 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एच की वैल्यू कितनी बन जाएगी? एच ए की वैल्यू ये बन जाएगी मेरे पास माइनस W cos 45, यानी कि माइनस W इंटू cos 45 कितना होता है? 1/√2 होता है। तो मैं इसको लिख देता हूँ 1/√2। तो एच ए की वैल्यू मेरे पास कुछ इतनी बन गई। अब बताओ मैं इस पर्टिकुलर जॉइंट पे या मेंबर पे एक फोर्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूँ? नहीं कर सकता ना अभी भी। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर जॉइंट पे ये मेरे पास नॉन हुआ, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है। क्लियर है? दूसरी चीज़, चलो इसकी वैल्यू तो 0 हो गई, इसमें भी कोई ना कोई फोर्स आएगा और इसमें भी कोई ना कोई फोर्स आएगा। तो इस पर्टिकुलर जॉइंट पे 3 मेंबर कनेक्टेड है बिल्कुल। तीनों मेंबर में यहाँ कोई एक्सटर्नल लोडिंग गिवन है क्या? मैं इसकी वैसे शॉर्ट ट्रिक मान लो, वैसे समझ लो, या फिर इसको जॉइंट मेथड से करोगे तो भी वैसे ही आएगा। तो देखो इस पर्टिकुलर जॉइंट पे एक फोर्स इसमें आएगा, दूसरा इसमें आएगा, तीसरा ये और चौथा ये। तो मैं इसको पर्टिकुलर जॉइंट बना के ऐसे लिख सकता हूँ क्या? ऐसे बना दूँ? ये मैंने क्या बनाया, ये देखो, ये क्या है आपके पास? आर ए है, ये कितना है? एच ए है, और इसमें फोर्स कितना होगा? एफ ए डी होगा, और यहाँ फोर्स कितना होगा? एफ ए बी होगा। क्लियर है? अब देखो आर ए की वैल्यू आपके पास कितनी है? 0 है। इस मेंबर में कोई फोर्स आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। इस मेंबर में भी फोर्स आ रहा है, इतना आ रहा है। डायरेक्शन इसकी अलग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये अगर 0 हो गया तो इसको मैं हटा दूं, ये मैंने हटा दिया। क्या इस पे कोई एक्सटर्नल लोडिंग गिवन है? इसके अकॉर्डिंग नहीं गिवन है ना, क्योंकि क्वेश्चन में हिसाब से मेरे पास यहाँ कोई एक्सटर्नल लोडिंग नहीं गिवन है। तो ये वाला केस कौन सा बन रहा है? ये वाला सेम बन रहा है। तो यहाँ पे जब कोई एक्सटर्नल लोडिंग गिवन नहीं है, 2 फोर्सेज है, वो आपके पास कोलिनियर है, और जो वर्टिकल फोर्स आपका बन रहा है वो कुछ अननोन है, तो उस अननोन फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। पता है आपको? तो आप ऐसे इस ए बी फोर्स में वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। अब चलो ये वाली ट्रिक तो मैंने ऐसे बताई, इसको अगर कोई कह रहा है कि मुझे ये मतलब एग्जैक्ट सही नहीं है, तो उसके लिए मैं अलग बता देता हूँ। ये अपने पास क्या है, एक जॉइंट मेथड बन जाएगा। तो जॉइंट मेथड क्या कहता है? जॉइंट मेथड आपको ये कहता है कि उस पर्टिकुलर जॉइंट को पकड़ो और उस पर आप कितनी रिएक्शन लगाओगे? 2 रिएक्शन लगाओगे, यानी कि समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 लगा दो, और दूसरा क्या लगाओगे आप? समेशन एफ आई इक्वल टू 0 लगा दोगे। तो मैं लगाता हूँ कि जैसे मान लो कि ये फोर्स की वैल्यू थी मेरे पास आर ए, अगर 0 था तो 0 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। वर्टिकल डायरेक्शन में कितने फोर्स बच रहे हैं? पहले मैं एक्स का बना देता हूँ। तो एक्स डायरेक्शन में मुझे ये 2 फोर्स दिख रहे हैं। कौन कौन से दिख रहे हैं? एच ए प्लस एफ ए डी इक्वल टू 0। मुझे तो ये निकालना ही नहीं है, तो इसको इक्वेशन नंबर आप भले ही 1 रहने दो। दूसरी मैं ये वाली यूज़ कर रहा हूँ, एफ वाई इक्वल टू 0। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कितने फोर्स दिख रहे हैं? 2 दिख रहे हैं। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? आर ए प्लस एफ ए बी इक्वल टू 0। आर ए की वैल्यू 0 है, तो एफ ए बी कितना आ गया? 0 आ गया। तो आप इसको जॉइंट मेथड से भी कर सकते हो, और जैसे मैंने वैसे बनाया तो वैसे भी कर सकते हो। अगर किसी को वैसे समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको पर्टिकुलर जॉइंट मेथड से कर लो। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्यों? क्योंकि ये इंक्लाइंड मेंबर दिख रहा है। ठीक है, तो आप इंक्लाइंड मेंबर को क्या करोगे? 2 कंपोनेंट में बनाओ,
उसके बाद क्या करोगे, रिएक्शंस निकालो। रिएक्शन निकालने के बाद उस पर्टिकुलर जॉइंट पे कितने फोर्सेस आ रहे हैं वो बनाओ और जॉइंट मेथड का इक्वेशंस बना दो। अभी जॉइंट मेथड क्या होता है वो भी अपन आगे वाले क्वेश्चन में और क्लियर करेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो अब आप लिखो क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो को पॉज कर लिए, इसको क्वेश्चन को लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 3 में बात करते हैं। तो अभी मैंने आपको एक चीज़ बोली कि जॉइंट मेथड से मैंने इसको सॉल्व किया है। अभी नया जॉइंट मेथड क्या होता है उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि जॉइंट मेथड क्या चीज़ है अपने पास, कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस गिवन होते हैं वो होते हैं अपने पास स्टैटिकली डिटर्मिनेट ट्रस। क्या बोला मैंने, एग्ज़ाम में आपके पास जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको वो होते हैं स्टैटिकली डिटर्मिनेट ट्रस। तो जितने भी स्टैटिकली डिटर्मिनेट ट्रस है तो उनको सॉल्व करने के लिए मेरे पास 2 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है मेथड ऑफ जॉइंट। कौन सा होता है, मेथड ऑफ जॉइंट। दूसरा होता है मेथड ऑफ सेक्शन। दूसरा मेथड कौन सा होता है, मेथड ऑफ सेक्शन। अभी मेथड ऑफ जॉइंट्स और मेथड ऑफ सेक्शन कब यूज़ करना है, जब आपको स्टैटिकली डिटर्मिनेट ट्रस गिवन है। तो एग्जाम में क्या मुझे यही गिवन होगी, बिल्कुल आपको यही गिवन होगी। तो आपको पहले 2 केसेस फाइंड आउट करने हैं। अगर दोनों केसेस से अगर आपका आंसर निकल रहा है तो वेल एंड गुड है, नहीं निकल रहा है तब आपको इनको प्रीफर करना है। अब इन दोनों में से कौन सा प्रीफर करना है तो देखते हैं। जब मेरे पास किसी पर्टिकुलर जॉइंट पे मैक्सिमम एंड नॉन अगर 2 हो तो कौन सा मेथड यूज़ करूंगा मैं, मेथड ऑफ जॉइंट। और मेथड ऑफ सेक्शन का मतलब हुआ, सेक्शन आपने पढ़ा होगा कि आप किसी का सेक्शन काट मतलब कट करते हो तो वो चीज़ बाकी की चीज़ आपको कैसे दिखती है, यानी कि आप मेंबर्स को आपस में कट करोगे तो वो कौन से मेंबर को कट करोगे और कैसे कट करना है। तो आप जो मेंबर को कट कर रहे हो, जैसे मान लो कि मुझे इसमें कहीं कट करना है तो मैंने यहाँ पे कट किया, मुझे इतना सेक्शन बनाना है, या फिर मैंने ये कट किया। तो आप ये जो कट लगाओगे ना उसमें मैक्सिमम अननोन मेंबर कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। तो उसकी वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी 3। तो ये लाइन आप स्टेटमेंट में लिख लेना कि जो मैं कट लगाऊंगा तो उसमें मैक्सिमम अननोन मेंबर कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो 2 और 3 के लिए आपको ये मेथड ऑफ जॉइंट और मेथड ऑफ सेक्शन यूज़ करना है। क्या इससे भी ज़्यादा अननोन आएंगे क्या, वो मेरे पास एग्जाम में नहीं आएगा। क्लियर है। तो आपके पास ये 4 तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। 2 केस बनाओ, अगर केस बन रहा है आंसर आ गया, नहीं बन रहा है तो ये दोनों मेथड आप प्रीफर करो। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है कि ये कोई ट्रस मेंबर गिवन है, इसको मैं रफ कर दूँ ऊपर वाले को। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना कि जब आप नेक्स्ट वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो पहले आप आइडेंटिफाई करोगे कि क्या मेरे पास स्टार्टिंग वाले 2 केसेस बन रहे हैं क्या। अगर बन रहे हैं तो ठीक है, नहीं बन रहे तो इन मेथड्स पे आएंगे। इन मेथड का सॉल्यूशन कैसा होता है वो इन मेथड के अंदर ही देखेंगे अपन। तो ये ट्रस जो बनाया है वो ट्रस बनाओ कॉपी में, साथ में ये बनाया मेरे पास। ये जो जॉइंट गिवन है वो पिन जॉइंट गिवन है, और ये मेरे पास रूलर सपोर्ट गिवन है, ई डी, और ये पॉइंट है मेरे पास बी, ये सी गिवन है, और यहाँ पे जो लोडिंग गिवन है वो कितनी है 40 किलो न्यूटन की है। और डिस्टेंस देख लो 3 मीटर गिवन है, 3 मीटर गिवन है, और ये भी डिस्टेंस मेरे पास 3 मीटर गिवन है। और कुछ इसमें क्वेश्चन में गिवन है क्या, बस इतना ही बोला है, ठीक है। और एक एंगल भी गिवन है 45 डिग्री, अगर नहीं भी गिवन है तो आप बता सकते हो 45 डिग्री है, क्योंकि इसका बेस और परपेंडिकुलर दोनों की हाइट मतलब दोनों की डिस्टेंस जो है बराबर है। तो एंगल गिवन है। अब मुझे इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, इसने क्वेश्चन में पूछा है कि आप FED निकाल के बताओ। क्या बताओ, FED निकाल के बताओ। तो अब FED निकालना है, देखो कहाँ स्टार्ट हो रहा है, FED हो रहा है। तो मैं इसमें इस क्वेश्चन में क्या करूँ, इस क्वेश्चन को मुझे क्या मैं इस मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ क्या,
करने के लिए फिर आपको वो रिएक्शन निकालनी पड़ेगी और उस रिएक्शन के अकॉर्डिंग आप बताओगे कि इसका कितना आंसर आ रहा है। क्लियर है ना? जैसे अभी जस्ट अपन ने जो पहला वाला क्वेश्चन किया था वैसे सॉल्व करो, या फिर मैं इसका एक दूसरा मेथड बताता हूं जो अपन को यूज करना है, मेथड ऑफ सेक्शन। मेथड ऑफ सेक्शन में मुझे क्या बोलता है कि जब अपन उस पर्टिकुलर ट्रस को कहीं से मेंबर से कट कर रहे हैं तो मैक्सिमम अननोन कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए। तो मैं मान लो कि इस ट्रस को मैक्सिमम 3 होने चाहिए, मिनिमम तो 1 2 कितने में हो सकता है। मैं इस ट्रस को यहाँ से कट करता हूँ, ये कट किया, तो इस ट्रस को कट किया तो इसमें मेरे पास कौन कौन सा मेंबर आ रहा है? पहला मेंबर तो आपके पास वो आना चाहिए जिस मेंबर में आपको फोर्स कैलकुलेट करना है। क्लियर है? तो क्या वो फोर्स आ रहा है, क्या वो आपके पास मेंबर आ रहा है? ईडी मेंबर आ रहा है ना, उस कटिंग में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो इसको ऐसे कट कर लो या फिर ऐसे कट कर लो, जैसे आपकी मर्जी है। तो मैंने इसको ऐसे कट किया है। अब मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ इसके राइट साइड वाले पोर्शन का। तो इसका जब मैंने डायग्राम बनाया तो जो मेंबर आपके पास कटा हुआ है उस मेंबर में आपको फोर्स की वैल्यू दिखानी है। मतलब अननोन है तो अननोन दिखाओ। कैसे? जैसे मैंने यहाँ लिखा, ये मेरा बी जॉइंट है, ये डी जॉइंट है, ये यहाँ से कटा है तो यहाँ से फोर्स आएगा। अब इसके डायरेक्शन मैंने ऐसे क्यों मानी है? तो हमेशा ध्यान रखना, अपन जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उसमें जो भी पर्टिकुलर जॉइंट होगा उससे बाहर निकलता हुआ ही फोर्स अपने को दिखाना है। किसी ने कहा मैं तो अंदर मानूंगा, ऐसे मान सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने ये माना है कि जितने भी जॉइंट गिवन है उससे बाहर निकलता हुआ फोर्स मैं एज्यूम करूँगा। अब देखो, ये वाला जो फोर्स है इस पर्टिकुलर जॉइंट को बाहर खींच रहा है, इस जॉइंट को खींच रहा है ना, इस जॉइंट को ये वाला फोर्स खींच रहा है। मीन्स अगर मैं जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा तो इस फोर्स में अगर वैल्यू मुझे प्लस में मिलती है तो इसको बाहर खींच रहा है, मीन्स मेरा आंसर किस में आएगा? टेंशन में आएगा। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? मैंने फोर्स की डायरेक्शन ये मानी है, अगर मेरा आंसर प्लस में आता है, प्लस में आता है मतलब मैंने जो माना है वो सही माना है, तो मैंने क्या माना है? मैंने टेंशन माना है, तो आंसर किस में आएगा? टेंशन में आएगा। मान लो कि मैं जब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा मेरा आंसर माइनस में आता है, उल्टा हो जाएगा, कंप्रेशन। क्लियर है? अभी इस डाउट को भी क्लियर करते हैं वैल्यूज़ निकाल के। तो यहाँ से देखना, इस मेंबर में बता दिया, फिर यहाँ से ये मेरे पास जॉइंट गिवन है, इसमें भी फोर्स आएगा, कितना आएगा? एफ ए ई, और इसमें कितना दिखेगा मुझे? एफ ई डी। इतना कट किया, बना लिया, इधर कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। मेथड ऑफ सेक्शन क्या कहता है कि आप सबसे पहले इसको कट करो, कट कर दिया। दूसरी चीज़ क्या बोलेगा वो? तो मेथड ऑफ सेक्शन का दूसरा पॉइंट ये कहता है कि आपको किसी ना किसी मेंबर में फोर्स निकालने के लिए आपको क्वेश्चन में देगा, मुझे ये दिया हुआ है, तो अब इसमें मुझे फोर्स निकालना है, तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पकड़ो या एक पर्टिकुलर जॉइंट पकड़ो जिसके अब अबाउट अगर आप मोमेंट लेते हो तो बाकी के जो अननोन फोर्सेस दिख रहे हैं, अननोन फोर्सेस कौन सा? जैसे ये वाला हुआ, ये तो नॉन है ना, ये अननोन है मेरे पास। बाकी के जो अननोन दिख रहे हैं उनकी वैल्यू यानी कि उनका जो मोमेंट है आप ज़ीरो बना सको। आपको कोशिश ये करनी है कि आप उसको ज़ीरो बना सको। अब मैं अगर इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट को ज़ीरो कर दूँ तो कर सकता हूँ ना? मैं इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट को ज़ीरो कर दूँ तो ये फोर्स मेरे पास ज़ीरो हो जाएगा, हो जाएगा। अगर मैं ये वाला जॉइंट, अगर जैसे मैंने सेक्शन ऐसे लिया, अगर मैं सेक्शन ऐसे लेता, इतना सही सेक्शन लेता, तो मैं अब किसके अबाउट ज़ीरो करता? इसके अबाउट कर ही नहीं सकता क्योंकि यही ज़ीरो हो जाता। इसके अबाउट भी नहीं कर सकता था, फिर कौन सा बचा? यही बचा। तो मैं इसके अबाउट मोमेंट को ज़ीरो करता। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मेरा कहने का मतलब है कि जिस मेंबर में आपको फोर्स निकालना है वो तो रहना ही चाहिए। अगर वही जीरो बन गया तो आप फोर्स किस में निकालोगे? तो आपको एक पर्टिकुलर ऐसा जॉइंट पकड़ना है जहाँ पे कोई अगर अननोन गिवन है उस पर्टिकुलर सेक्शन में, जितना कटा हुआ पार्ट है, तो वो वहाँ पे ज़ीरो बन जाए। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया? इसको ज़ीरो बना दिया, यानी कि इस जॉइंट के अबाउट मूवमेंट को ज़ीरो कर लिया। तो मैंने लिखा कि ये वाला पॉइंट कौन सा है? ए है, तो मैंने ऐसे लिख दिया, यहाँ लिख दूँ ए पॉइंट के अबाउट मूवमेंट को मैंने ज़ीरो कर दिया। कर देते हैं, अभी करते हैं, चलो। इस पर्टिकुलर पॉइंट के राइट साइड में फोर्स कितने हैं?
पहला ये हुआ, दूसरा ये हुआ। अब किसी के माइंड में आ रही है कि आपने यही लिया, यहाँ पे फोर्स क्यों नहीं दिखाया? तो आपको ध्यान रखना है कि एक तो जो आपके पास एक्सटर्नल लोडिंग गिवन है वो आपको लेनी है, दूसरा आप किस में फोर्स दिखाओगे? जो मेंबर आपका कट रहा है, सिर्फ यहाँ पे ये वाला मेंबर कट रहा था और ये वाला मेंबर कट रहा था, तो मैं इन दो में ही फोर्स दिखाऊंगा। समझ में आया? बाकी इनमें मुझे फोर्स दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, देखो इसका इसी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो गई, ये बचा, ये हाइट कितनी है मेरे पास? 3 मीटर है। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, लिख दो यहाँ पे एफ ई डी इंटू 3। क्लियर है? दूसरा 40 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? 6 मीटर, 6 है ना, और क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो प्लस में आएगा 40 इंटू 6 इक्वल टू 0 कर दो। दो ही तो फोर्सेज है अननोन, बाकी तो कोई मुझे दिख नहीं रहा। क्लियर? तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा? एफ ई डी इक्वल टू बन जाएगा, यहाँ लिख लो आप 40 इंटू 6/3, तो कितना आ जाएगा? 80 किलो न्यूटन। इसको मैंने उधर भेजा है तो किस में आएगा? माइनस में। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? 80 किलो न्यूटन और कंप्रेशन में। समझ में आया कि मुझे टेंशन कब मानना है और कंप्रेशन कब मानना है? तो जब भी मैं किसी पर्टिकुलर जॉइंट की बात करूँगा तो मैं मान के चलूँगा कि उससे बाहर निकलता हुआ फोर्स ही मुझे एज्यूम करना है। अगर आंसर प्लस में आया तो टेंशन लिख देंगे, अगर आंसर जैसे माइनस में आया यहाँ पे तो क्या लिख देंगे? कंप्रेशन लिख देंगे। तो मेथड ऑफ सेक्शन को कैसे सॉल्व करना है समझ में आया? तो अभी अपन एक मेथड ऑफ जॉइंट का भी क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर इनके तीनों के क्वेश्चंस लगाते हैं। तो हो सकता है अगला क्वेश्चन आपका मेथड ऑफ जॉइंट का हो या कोई इसी में से केस बन जाए। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये क्लियर आपको समझ में आया होगा? तो आप पहले वाला जो क्वेश्चन था जिसमें इंक्लाइन लोडिंग गिवन थी, आप उसको मेथड ऑफ सेक्शन से भी सॉल्व कर सकते थे। क्लियर है ना? तो जिसने वो क्वेश्चन वैसे किया है तो आप उसको मेथड ऑफ सेक्शन से भी सॉल्व करना, क्योंकि वहाँ थोड़ा बड़ा बन रहा था क्वेश्चन। बिना मेथड ऑफ सेक्शन के अपन मेथड ऑफ जॉइंट अपन ने यूज़ किया था। तो अब आप क्वेश्चन नंबर 3 लिखो। 3rd क्वेश्चन है भाई, चलो तो क्वेश्चन नंबर 3 लिखो आप। देखो क्वेश्चन नंबर 3 मुझे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कोई ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है, ये आपका एक ट्रस है, ये बना हुआ है, यहाँ पे आपके पास जॉइंट ऐसा गिवन है और यहाँ पे आपके पास रोलर सपोर्ट गिवन है। ये वाला जॉइंट ए है, ये वाला सी है, ये एंगल जो गिवन है आपके पास वो 60 डिग्री का है, ये वाला जॉइंट डी है, यहाँ से जो वर्टिकल लोडिंग लग रही है वो आपके पास है 5000 किलो न्यूटन। और कुछ गिवन है क्या? नहीं गिवन है। आपको निकालना है एफ बी डी। क्लियर है? मैं एक क्वेश्चन आपको और दे देता हूँ इसी के साथ में ही। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी लिख लो आप कि आपको कुछ एक ऐसा ट्रस गिवन है, ये कंप्लीट यहाँ तक फिक्स सपोर्ट गिवन है, ये लाइन कुछ ऐसी है ई, ये जॉइंट है आपका डी, ये सी, ये है आपके पास 4 किलो न्यूटन, यहाँ पे भी है आपके पास 4 किलो न्यूटन, और इस पॉइंट पे भी आपको गिवन है 4 किलो न्यूटन। क्लियर है? ये ए हो गया आपके पास, ये आपके पास बी हो गया। अब आपको निकालना क्या है इसमें? एफ बी डी निकालना है, एफ बी डी आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर है? तो आपके पास 2 क्वेश्चन हो गए, ये रहा। तो कौन कौन से मेंबर में निकालना है मैं इसको मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे ये जो जॉइंट है इसको आप बी लिख लो, ये हो गया बी डी, तो आपको इसमें कैलकुलेट करना है। क्लियर है? दूसरा आपको कैलकुलेट करना है एफ बी डी यानी कि इसमें। चलो निकालते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको दोनों केसेस को आइडेंटिफाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, एफ बी डी निकालना है। एफ बी डी ये रहा, बी से स्टार्ट हो रहा है, जॉइंट पकड़ा मैंने, इस जॉइंट पे 3 मेंबर कनेक्टेड है, 2 कोलिनियर है और 1 मेरे पास क्या है, कोलिनियर नहीं है। कुछ ऐसा केसेस बन रहा है। दूसरा वाला
बी जॉइंट पे एक्सटर्नल लोडिंग भी नहीं है, मतलब 100% यही केस है। तो थर्ड वाले मेंबर में फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? सिंपल, बताओ जल्दी से। 0 होगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट आओ इस पे। अब इस पे देखो, मान लो कि यहाँ पे 4 किलो न्यूटन नहीं गिवन होता तो एफ बी डी की वैल्यू कितनी होती? 0 होती। बट मुझे यहाँ पे 4 किलो न्यूटन गिवन है। तो अब मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूँगा? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ऐसे देखो, मैंने बी जॉइंट पकड़ा। कौन सा जॉइंट पकड़ा है? बी जॉइंट पकड़ा है। बी जॉइंट को आप ऐसे बना लो, बना लिया। मैं इसको मेथड ऑफ सेक्शन से भी यूज़ कर सकता हूँ और मैं इसको ऐसे भी निकाल सकता हूँ, जैसे आपकी इसकी मर्जी है वैसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैं अभी इसको मेथड ऑफ जॉइंट से कर रहा हूँ। तो मेथड ऑफ जॉइंट्स में क्या मतलब है कि जिस पॉइंट पे आपको निकालना है वो जॉइंट आप बनाओ। पहली चीज़, वहाँ पे मैक्सिमम अननोन कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। तो ये फॉर्मूला भी देखो, यहाँ ऐसा कुछ लग रहा है क्या? तो मैंने ये जॉइंट बनाया तो इस पर्टिकुलर जॉइंट पे 4 किलो न्यूटन ये होना चाहिए। ये मेरे पास बी पॉइंट है और ये लाइन कौन सी है नीचे जा रही है जो? एफ बी डी जा रहा है। ये 4 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा मेरे पास? एफ बी ए हो जाएगा और इस डायरेक्शन में हो जाएगा एफ बी सी हो जाएगा। तो मेथड ऑफ जॉइंट्स आपको कहता है कि अगर आपको थ्योरी क्वेश्चन भी पूछा जाए कि मैक्सिमम अननोन कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए उस पर्टिकुलर जॉइंट पे, अदरवाइज आप नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, बट मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास मेथड ऑफ जॉइंट्स 2 से ज़्यादा है, यानी कि सॉरी मेथड ऑफ नंबर ऑफ अननोन्स अगर आपके पास 2 से ज़्यादा है, इस वाले जॉइंट पे देखो अननोन है, अननोन है, अननोन है, तो मैं क्या इसको मेथड ऑफ जॉइंट से सॉल्व कर सकता हूँ? उसके अकॉर्डिंग तो मैं नहीं कर सकता, बट यहाँ मैं देखता हूँ कैसे कर सकता हूँ। देखो एक चीज़ होती है अपने पास मेथड ऑफ जॉइंट जो ना अपने को एक बहुत ही बढ़िया चीज़ देता है। वो क्या देता है कि आप एफ एक्स इक्वल टू 0 कर दो पर्टिकुलर जॉइंट पे और एफ वाई इक्वल टू 0 कर दो। अगर आपका काम बैठ रहा है तो क्या टेंशन है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरा कहने का मतलब है कि उस पर्टिकुलर जॉइंट को पकड़ो और उस जॉइंट पे आप ये 2 इक्वेशन लगाओ, क्योंकि इसने इसलिए बोला था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अननोन्स 2 होने चाहिए। वो इसलिए बोला था क्योंकि आप उस चारों मेंबर्स की, यानी कि ये जो चारों सॉरी ये जो मेरे पास 3 अननोन मुझे यहाँ दिख रहे हैं, इन तीनों अननोन्स की वैल्यू मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके। उसने ऐसा इसलिए बोला था कि मैक्सिमम अननोन 2 ही होने चाहिए, बट तीनों की नहीं कर सकता, एक आधे की तो कर सकता हूँ ना। अगर एक आधे का काम मेरे पास इसमें से बन रहा है तो बेस्ट है, कहाँ दिक्कत है? देखते हैं अभी। तो चलो इसमें देखो, मैं समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 बनाता हूँ। बनाओ समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, यानी कि एफ डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस हैं उनका सम 0 कर दो। तो देखो ये वाली डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव में मानी है और ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव में मानी है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि एफ बी सी बराबर एफ बी ए, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है यहाँ तक? सेकंड में बोल रहा हूँ कि मुझे वाई डायरेक्शन में फोर्सेस की वैल्यू को मुझे 0 करना है। कर देते हैं। देखो वाई डायरेक्शन में मुझे कितना दिख रहा है? इक्वेशन लगाओ समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। तो इक्वेशन मैं यहीं बना देता हूँ आगे, यहाँ देखना। वाई डायरेक्शन में 2 फोर्सेस दिख रहे हैं यहाँ पे। पहला तो मुझे गिवन है 4 किलो न्यूटन का, दूसरा कि कौन सा गिवन है? एफ बी डी। तो दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो आप अगर अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव में मान रहे हो तो डाउनवर्ड को नेगेटिव में मान लो, बट दोनों की डायरेक्शन एक ही साइड में, मैं तो इनको प्लस ही मान लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि एफ बी डी प्लस 4 इक्वल टू कितना हो गया? 0 हो गया। इक्वेशन नंबर 2। तो मेथड ऑफ जॉइंट मुझे क्या बोलता है? मेथड ऑफ जॉइंट मुझे ये बोलता है कि आपको पर्टिकुलर जॉइंट पे अननोन कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। बट मैं कह रहा हूँ कि अपने पास इस पर्टिकुलर जॉइंट पे अननोन कितने हैं? 3 अननोन मुझे गिवन दिख रहे हैं। तो ये जो तीनों अननोन मुझे यहाँ पे गिवन दिख रहे हैं, तो इन 2 इक्वेशंस को यूज करके मैं तीनों तो नहीं निकाल सकता, मैं इन तीनों को तो नहीं निकाल सकता, बट मुझे जो चाहिए अगर वो इक्वेशन से अगर मिल रहा है मुझे, तो मैं उसको यूज कर सकता हूँ। देखते हैं मुझे चाहिए क्या? बी में निकालना है। तो एफ बी डी की देखो जो इक्वेशन बन रही है, क्या मैं इसको सॉल्व करके एफ बी डी निकाल सकता हूँ क्या? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे जो एफ बी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस वाले इक्वेशन से? इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो मुझे एफ बी डी, तो मुझे एफ बी डी की वैल्यू कितनी मिलेगी?
4 किलो न्यूटन, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 किलो न्यूटन किसमें, कंप्रेशन में लिख सकता हूँ ना। क्यों? क्योंकि मैंने जो डायरेक्शन मानी है वो इसके बाहर निकलती हुई मानी है, यानी कि पर्टिकुलर जॉइंट को मैंने बाहर निकलते हुए एरो बनाया, मीन्स मैंने माना कि वो टेंशन में है। माइनस में आंसर आ रहा है तो किस में हो जाएगा, कंप्रेशन में। तो समझ में आया। तो मेथड ऑफ जॉइंट्स आपको ये कहता है कि मैक्सिमम अननोन 2 होने चाहिए, बट यहाँ पे मेरे पास मैक्सिमम अननोन उस पॉइंट पे 3 थे, फिर भी मैंने इसको मेथड ऑफ जॉइंट से सॉल्व किया है। क्लियर है ना। वो कैसे किया कि इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करके मैं तीनों तो कैलकुलेट नहीं कर सकता, बट क्या मुझे जो चाहिए वो अगर इससे बन रहा है तो आप मेथड ऑफ जॉइंट को यूज़ कर लो। समझ में आ गया। तो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें करते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब आप लिखो क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो अभी तक अपन ने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसमें मेथड ऑफ जॉइंट और मेथड ऑफ सेक्शन का यूज़ किया है, और अपन ने वो 2 जो केसेस थे वो केसेस भी अपन ने देखे हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखते ही क्या करना है, केसेस देखने। अगर उस केसेस में से कुछ बन रहा है तो बेस्ट है, फिर आप किस पे आओगे, मेथड ऑफ जॉइंट पे और मेथड ऑफ सेक्शन पे। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन गिवन है, इसमें मुझे क्या गिवन है कि पी क्यू में फोर्स की वैल्यू आपको निकालनी है। किस में निकालनी है, पी क्यू में। तो ये जो देखो पी क्यू वाला मेंबर है, तो अगर मैं इस क्यू जॉइंट को लेता हूँ या पी जॉइंट को लेता हूँ, तो क्या मैं इस फोर्स को कैलकुलेट कर सकता हूँ, मुझे इसमें रिएक्शन निकालनी पड़ेगी। तो यानी कि मेरे पास पहला और दूसरा केस तो बन नहीं रहा है। क्लियर है। अब मैं यूज़ करूँगा या तो मेथड ऑफ जॉइंट या फिर मेथड ऑफ सेक्शन, क्योंकि दोनों केसेस में मेरे पास क्या कंडीशन थी वो आपको पता है। वो दोनों केसेस की कंडीशन इसमें नहीं बन रही है, तो पहले मैंने यहाँ से आइडेंटिफाई किया। अब मैं कौन सा यूज़ करूँगा, मेथड ऑफ जॉइंट और मेथड ऑफ सेक्शन। अब मैंने ये दोनों मेथड लिखे हैं, क्या मैं दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, बिल्कुल करूँगा। तो इन दोनों क्वेश्चन को इस वाले क्वेश्चन को मैं अगर दोनों मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ तो आपको एक क्लियर हो जाएगा कि मुझे कौन सा मेथड क्वेश्चन को देख के पकड़ना है। क्लियर है। तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ मेथड ऑफ जॉइंट। तो मेथड ऑफ जॉइंट मुझे क्या कहता है, मेथड ऑफ जॉइंट कहता है कि उस पर्टिकुलर जॉइंट पे अननोन कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। अगर 3 हुए 4 हुए तो क्या मैं उसको भी सॉल्व कर सकता हूँ, अभी देखते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं। मैंने जॉइंट लिया क्यू वाला। कौन सा जॉइंट लिया, जॉइंट लिया मैंने क्यू। तो उस पर्टिकुलर जॉइंट पे कितने मेंबर कनेक्टेड है, एक कनेक्टेड है ये वाला यानी कि एफ क्यू आर, दूसरा मेंबर कनेक्टेड है ये एफ क्यू, इसको मैंने नाम दे दिया एस। ठीक है। अब मैं अगर बात करूं ये वाला मेंबर, इसको मैंने बोला एफ पी क्यू। ओके, क्यू एस लिख दो इसको। अब देखो आपके पास इस पर्टिकुलर जॉइंट पे 3 मेंबर कनेक्टेड है। तो एक इंक्लाइंड मेंबर है, इसके मैं 2 कंपोनेंट बना दूं, अभी बना देते हैं। लेंथ कितनी है, दोनों साइड की एल है। एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। 45 डिग्री एंगल ये भी होगा और 45 डिग्री एंगल ये भी होगा। क्लियर है। तो मैंने लिखा ये वाला एंगल 45 डिग्री। तो 45 डिग्री लिखा है, तो इसके 2 कंपोनेंट बना दूं मैं, दूसरे पेन से बना देता हूँ। ये मैंने बनाया। तो ये कंपोनेंट कौन सा बन जाएगा, एफ क्यू एस कॉस 45 डिग्री। क्लियर है। बेस के अलोंग बन रहा है। दूसरा वाला एफ क्यू एस साइन 45 डिग्री। अब मैं अगर आपको बोलूँ, अगर मैं इस क्यू एस के 2 कंपोनेंट को लूँ तो टोटल अननोन फोर्सेस कितने हो गए मेरे पास, अननोन फोर्सेस तो 3 है ना, 2 तो इसके कंपोनेंट हो गए। ठीक है। तो क्या मैं इस पर मेथड ऑफ जॉइंट लगा सकता हूँ क्या, क्योंकि मेथड ऑफ जॉइंट मुझे बोलता है कि नंबर ऑफ अननोन मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, बट यहाँ तो 3 है। तो मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ कि मेथड ऑफ जॉइंट से सॉल्व होता है क्या, देखते हैं अपन। तो मेथड ऑफ जॉइंट के लिए 2 इक्वेशन कौन सी थी, ये बोलते हैं भाई साहब कि आप समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 कर दो और समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 कर दो। मेथड ऑफ जॉइंट बोलता है। तो इस पर्टिकुलर जॉइंट पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, यानी कि एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से लग रहे हैं, ये वाला लग रहा है और ये वाला लग रहा है। तो इस इक्वेशन को यूज़ करने के बाद इक्वेशन कौन सी बनेगी मेरे पास, एफ पी क्यू प्लस एफ क्यू एस साइन 45, यही बनेगा। और दूसरा क्या बनेगा मेरे पास, इक्वल टू मैंने 0 किया। दूसरा बन रहा है इधर से
इस इक्वेशन को यूज़ करने के बाद में एफ क्यू आर प्लस एफ क्यू एस कॉस 45 इक्वल टू 0, यही बन रहा है। तो अब यहाँ देखो पी क्यू क्यू एस, दो अननोन यहाँ पे हो गए, तीसरा अननोन हो गया मेरे पास क्यू आर। क्या आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो? क्या नहीं होगी ना? क्यों? इक्वेशन आपके पास कितनी है? 2 है। अननोन कितने हैं? 3 अननोन है। तो आप इस पर्टिकुलर जॉइंट पे ये दोनों इक्वेशन से इसको सॉल्व नहीं कर सकते। कर सकते हो, बट कंडीशन क्या है कि आपको इस वाले मेंबर में फोर्स की वैल्यू पता होना चाहिए। तो क्या मैं इस मेंबर में फोर्स की वैल्यू पता लगा सकता हूँ? क्या? इस जॉइंट को पकड़ते हैं। कौन से जॉइंट को? आर जॉइंट को। तो मैंने पकड़ा जॉइंट आर। तो आर जॉइंट पे देखो मेंबर कितने कनेक्टेड है, एक जा रहा है मेरे पास ऊपर, एक जा रहा है इधर। तो यहाँ लिखा मैंने एफ आर क्यू, यहाँ लिखा है एफ आर एस, और यहाँ नीचे मुझे एक फोर्स की वैल्यू गिवन है आर। ये मुझे क्वेश्चन में फोर्स की वैल्यू गिवन है। तो अब देखो यहाँ से मैं क्यू आर की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या? इक्वेशन मुझे पता है ना, जॉइंट की इक्वेशन अपन क्या लगाते हैं? एफ आई इक्वल टू 0 और एफ एक्स इक्वल टू 0। मुझे एक्स से तो कोई मतलब नहीं है, मुझे ये निकालना है। तो ये इक्वेशन मैंने यहाँ लगाई, तो क्या बन गया मेरे पास? एफ आर क्यू इक्वल टू आर बन गया। समझ में आया? तो आप एफ आर क्यू इक्वल टू आर बन गया, यानी कि इस की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल जाएगी। आपके पास ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो इन दोनों इक्वेशंस का आप यूज़ करके पी क्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। 2 अननोन हो गए, एक अननोन ये और एक अननोन ये। क्यू आर की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल ली। तो मेरा कहने का मतलब है आप मेथड ऑफ जॉइंट्स लगा सकते हो, बट आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप मेथड ऑफ जॉइंट्स लगाओगे तो आपको कितनी बड़ी कैलकुलेशंस करनी है। अगर आपकी कैलकुलेशन छोटी हो रही है, आप उसको सॉल्व कर सकते हो, तो आप मेथड ऑफ जॉइंट्स को प्रीफर करो। अब मैं बात कर रहा हूँ मेथड ऑफ सेक्शन की। अब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो ना? सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर आएगा, बट कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है। अब मैं इसको शॉर्ट से करता हूँ मेथड ऑफ सेक्शन से। किससे कर रहा हूँ? मेथड ऑफ सेक्शन से। तो मैं इसको यहाँ पे रफ कर रहा हूँ, यहाँ देखना। मैं इसको जब मेथड ऑफ सेक्शन से सॉल्व करूँगा तो मुझे क्या करना है? एक सेक्शन काटना है। अभी काटते हैं। कहाँ सेक्शन काटूंगा? निकालना किस में? पी क्यू में निकालना है। तो मुझे पी क्यू मेंबर में फोर्स की वैल्यू निकालनी, यानी कि एक सेक्शन, यानी कि एक कट तो मुझे यहाँ काटना ही पड़ेगा। क्लियर है? तो मैंने सेक्शन ऐसा काट दिया। आप चाहो तो सेक्शन को ऐसा काट दो, बट उसमें दिक्कत आएगी। फिर आप उसमें मेंबर की फोर्सेस की जब जैसे इस वाले जॉइंट के अबाउट अगर मूवमेंट को 0 करोगे तो उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है वो आप करके देखना। मैं सेक्शन को ऐसे काट रहा हूँ, तो जब मैं इस सेक्शन को ऐसे काटूंगा तो मैं मान के चल रहा हूँ ये मैंने क्वेश्चन को रफ कर दिया यहाँ से। क्लियर है? मैंने एक ही सेक्शन काटा है, इसमें मुझे कुछ ना कुछ फोर्स की वैल्यू मिलेगी। ये था मेरे पास P वाला पॉइंट, तो एफ पी क्यू बन गया। मुझे इसमें फोर्स निकालना है, तो अब मैंने क्या किया? मेथड ऑफ सेक्शन कहता है कि आप किसी भी एक पॉइंट के अबाउट मूवमेंट को 0 कर दो। जैसे मैंने एस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट को 0 किया। किसका अबाउट किया है? एस पॉइंट के अबाउट। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर जॉइंट पे 2 रिएक्शंस आएगी ना। अगर मैं इस जॉइंट के अबाउट मूवमेंट को 0 करूंगा तो इनकी रिएक्शन मुझे कौन निकाल के देगा? इसलिए मैंने क्या किया, जहां मुझे अननोन मिल रहे हैं उस जॉइंट के अबाउट आप मूवमेंट को 0 कर दो। मैंने कर दिया। तो इस पर्टिकुलर जॉइंट के अबाउट मूवमेंट को 0 किया, तो अब मुझे कितने फोर्सेस दिख रहे हैं? एक फोर्स ये दिख रहा है, दूसरा ये दिख रहा है। इक्वेशन बना दो, तो क्या बन गया मेरे पास? एफ पी क्यू इंटू एल डिस्टेंस। डायरेक्शन इसकी ऐसी है, जाना मुझे यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। साइन क्या आएगा? माइनस का। क्लियर है? अब दूसरा बना दिया मैंने एफ इंटू एल। डायरेक्शन इसकी ऐसी है, जाना मुझे यहाँ पे तो क्लॉकवाइज मूव करेगा, प्लस में लिख दिया इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप सॉल्व करके एफ पी क्यू इंटू एल बराबर एफ इंटू एल, एल से एल कैंसिल आउट, तो एफ पी क्यू की वैल्यू आपको कितनी मिली? एफ किलो न्यूटन पॉजिटिव में मिली है। तो क्या हो गया? टेंशन हो गया। तो आप मेथड ऑफ सेक्शन को यूज़ करके इतना इजी वे में आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो आपको समझ में आ गया कि मेथड ऑफ जॉइंट कब यूज़ करना है और मेथड ऑफ सेक्शन यूज़ कब करना है। तो आप दोनों मेथड से जितने भी क्वेश्चंस थे ये वाले या फिर नए क्वेश्चंस जो आप प्रैक्टिस करते हो, दोनों मेथड से सॉल्व करना। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप हमें पूछ सकते हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।
Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.